जनाब कैरी ऑन प्राइम मिनिस्टर साहब। इन तूफानी बारिशों ने हर जगह तबाही फैलाई। बेशुमार सैकड़ों लोग, चाहे वो बलूचिस्तान है जहां पर बेपनाह तबाही हुई, कराची में, सिंध के दूसरे इलाकों में, केपी में, पंजाब में, चतराल में, इन तमाम इलाकों में बेपनाह इंसानी जानों का ज़िया हुआ और बेपनाह नुकसानात हुए मकानों के, दुकानों के। अल्लाह ताला से हम सब दस्त बदुआ हैं कि जाने वालों को वो जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और ज़ख्मियों को जल्द से जल्द सेहत कामिला अता फरमाए। जनाब स्पीकर, इस बारे में ये कोलिशन गवर्नमेंट पूरी तरह आगाह है और चौकस है। इस सिलसिले में मैं खुद चारों सूबों के साथ मीटिंग्स कर चुका हूँ और जहाँ जहाँ ज़ख्मी हैं, जहाँ लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, जहाँ पर माली नुकसानात हुए, वहाँ पर सूबाई हुकूमतें पूरी तरह दिन रात वो काम कर रही हैं, चाहे वो सिंध हुकूमत है, बलूचिस्तान की है, केपी की है, पंजाब की है। और सूबाई इमदादी कार्रवाइयों के साथ वफाक ने भी अपना भरपूर हिस्सा डाला है और एनडीएमए के ज़रिए जनाब स्पीकर इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर उसमें वफाकी हुकूमत शरीक है। लेकिन यकीनन ये नुकसान बेपनाह है। हमने जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, कोई माली कॉम्पनसेशन, खा वो कितनी भी बड़ी अमाउंट हो, वो जो उनके प्यारे हैं उनकी दिल की तसल्ली तशफ़ी नहीं हो सकती और उम्र गुजर जाएगी और ज़िंदगी के अंधे थपेड़े अल्लाह ताला उनको उनसे महफूज करे। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में तमाम हमारे साथी मुअज़्ज़ज़ मेंबरान जिन्होंने इस बारे में यहाँ पर अपना मुतालबा पेश किया है और जिन्होंने नहीं किया, मैं जनाब स्पीकर आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह इस बारे में वफाकी हुकूमत कतन किसी भी तरह पीछे नहीं रहेगी। जो हमने इमदादी पैकेज का ऐलान किया है उसमें इंशाअल्लाह मज़ीद उसमें हम इजाफ़ा करेंगे और कल ही मैंने एक और मीटिंग बुलाई है जिसमें यहाँ पर मौजूद मुतल्लिका मेंबरान, वज़रा और सरकारी एहलकार उसमें शामिल होंगे और मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को यकीन दिलाता हूँ कि उनकी सिफारिशात के पेश नज़र हम कल इंशाअल्लाह मज़ीद फ़ैसले करेंगे ताकि जितनी भी आसानी हम उन घरानों को और सूबाई हुकूमतों को हम पहुँचा सकें, वो हमारा एक कौमी फ़र्ज़ है और इसमें ज़रा भी ताख़ीर नहीं की जाएगी। किसानों को जो नुकसान हुआ है उस बारे में भी इंशाअल्लाह हम भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे और इंशाअल्लाह किसानों का जो भी नुकसान वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर जनाब स्पीकर वो कर सकती है, इंशाअल्लाह हम करेंगे। चाहे ये नुकसानात जलमक्सी में हैं, चाहे वो कोयटा में हैं, चाहे वो चमन में हैं या योब में हैं या टांग में हैं या डेरा इस्माइल खान में हैं या कराची में हैं, पूरे पाकिस्तान में जिस तरह आपने चित्राली साहब ने फरमाया, चित्राल जो कि
पाकिस्तान का हिस्सा है। इंशाअल्लाह जहाँ पर भी ये जनाब स्पीकर नुकसानात हैं उसका मुदावा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और इंशाअल्लाह इसमें कोई कमी नहीं होगी। जनाब स्पीकर, इंसानी फितरत है कि जब कभी बच्चे को कोई तकलीफ पहुंचे तो माँ बच्चे के पास दौड़ती और बच्चा फौरन माँ के पास आता है। ये मौजूद ऐवान माँ है, पाकिस्तान के आइन की जो तख्लीक है इसी माँ के गोद से निकला है। 1973 का आइन जो कि एक मुतफ़क्का आइन था जिसमें पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप, मुंतखब लीडरशिप शामिल थी और उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लीडरशिप में पाकिस्तान भर से मुंतखब मेंबरान ने, चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ में थे या वो ट्रेजरी बेंचेस में थे, जनाब स्पीकर बड़ी अरक रेजी के साथ उन्होंने इस आइन की तश्कील की। और ये बात अपनी जगह एक मुसल्लमा हकीकत है कि यह आइन पाकिस्तान की वादत की एक बहुत बड़ी निशानी है और इस आइन ने बदतरीन वक्तों में भी इसी आइन ने पाकिस्तान को एक पूरी दुनिया के सामने एक मजबूत मुत्तहिद मुल्क के तौर पर पेश किया। और ये मैं समझता हूँ कि यही आइन आइंदा आने वाली दहाइयों, सदियों तक पाकिस्तान की रहनुमाई करता रहेगा और पाकिस्तान को मजबूत करता रहेगा। जनाब स्पीकर, हाकमियत अल्लाह ताला की है, यही इस आइन में लिखा है और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे वो रब ताला की हाकमियत उसी की है और वही मालिक और खालिक है। और जो उसने इख्तियार इंसानों को दिया है और 22 करोड़ अवाम ने इस मुंतखब ऐवान को दिया है, ये वो इख्तियार है जो कि एक अमानत जानकर, एक मुकद्दस अमानत जानकर ये ऐवान उसको इस्तेमाल करता है। जनाब स्पीकर, इसी आइन में मुकन्नना अदलिया हो या एडमिनिस्ट्रेशन, उनके इदारों के इस आइन ने इख्तियारात मुतय्यन कर दिए हुए हैं और हर इदारे को, चाहे वो मुकन्नना है या अदलिया है या कोई और इदारा है, आइन उसको बताता है कि आपने अपने दायरे में रहकर आपने पाकिस्तान की खिदमत करनी है और पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। जनाब स्पीकर, मगर 75 साल गुजरने के बावजूद आइन के साथ खिलवाड़ा होता रहा। इस मुल्क में एक से ज्यादा मर्तबा मार्शल लॉ आए और वो कई दिहाइयों वो मार्शल लॉ इस मुल्क के ऊपर वो कायम रहे, मुसल्लत रहे, जिसके नतीजे में जनाब स्पीकर पाकिस्तान 2 लख्त भी हुआ और जमहूरियत का पौधा वो उतना ताकतवर ना हो सका जितना कि उसको होना चाहिए था। और ये पार्लियामान वो उसकी जो नशोनुमा, उसकी ताकत वो उस तरह सामने उभर के ना आ सकी जिस तरह कि उसको आना चाहिए था। जनाब स्पीकर, आज अगर हम कुर्ब जवार में नजर दौड़ाएं जनाब स्पीकर, तो वो ममालिक जो हमसे बहुत पीछे रह गए थे या बहुत पीछे थे, आज तरक्की की दौड़ में वो हमसे आगे निकल चुके हैं। और अगयार ने IMF को खैर बात कभी का कह दिया और गुर्बत और बेरोजगारी को उन्होंने दफन कर दिया। आज इस मुल्क के अंदर आज भी 75 साल गुजरने के बावजूद
जनाब स्पीकर, बुजुर्ग, नौजवान माएँ, बेटियां पूछती हैं कि इस मुल्क के अंदर कब बेरोजगारी का खात्मा होगा, कब इस मुल्क के अंदर महंगाई का खात्मा होगा, कब इस मुल्क के अंदर गुर्बत का खात्मा होगा और कब ये कर्जों में जकड़ी हुई कौम को सही मानों में माशी आज़ादी नसीब होगी। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि सब जानते हैं कि 2018 के इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन झुरलू इलेक्शन थे और एक ऐसी हुकूमत को मुसल्लत कर दिया गया या मुसल्लत हो गई जो सरीहन धांधली की पैदावार थी। इसमें तो कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए कि किस तरह रात के अंधेरे में आरटीएस बंद हो गया और किस तरह नताइज जो हैं वो देहातों में पहले आ गए और शहरों में कई दिन नताइज नहीं आए और किस तरीके से जनाब स्पीकर जो गिनती जो हक था कैंडिडेट्स का उसको किस तरह एक साबिक चीफ जस्टिस के ऑर्डर से उस गिनती को रुकवाया गया और टाइम पर वो गिनती ना हुई। एक लंबा सिलसिला है। मैं कहना ये चाहता हूं कि 2018 की हुकूमत बदतरीन तारीख की बदतरीन धांधली की पैदावार थी और 3.5 पौने 4 सालों में उनकी कारकर्दगी पूरी कौम के सामने है कि 3.5 पौने 4 सालों में जनाब स्पीकर 20,000 अरब से ज्यादा कर्जे लिए गए और 2018 में जो जीडीपी 5.8% थी वो 2019 में आके 20 में आके सिर्फ वो बल्कि 1% से भी कम हो गई, मनफी में आ गई। जहां स्पीकर लाखों लोगों को रोजगार दिलवाना तो दूर की बात थी, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। किसी को एक छत दिलवाना तो दूर की बात थी, लोग बेघर हो गए और पाकिस्तान की मईशत का जनाब स्पीकर जनाजा निकल रहा था। अगर ये उस वक्त मुतहदा ऑपोजिशन जनाब स्पीकर अगर सियासत को मुकद्दम रखती तो फिर रियासत का खुदा हाफिज था। हम सब ने मिलकर मुशावरत की और फैसला किया कि हमें रियासत को बचाना है, सियासत बचती रहेगी। रियासत को ना बचाया तो खुदा ना खास्ता सियासत सफाए हस्ती से मिट जाएगी। जहां स्पीकर ये वो था फैसला जो इस फ्रंट बेंच में बैठे जो हमारे कायदीन हैं उन्होंने मिलकर किया, मुशावरत के साथ किया। हम जानते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है, हम जानते थे कि इतनी बड़ी जो हमारी मईशत तबाही का शिकार हो चुकी है उसको वापस जिंदगी दिलवाना कोई आसान काम नहीं। हम जानते थे कि बेरोजगारी जो है वो अरूज पर है, हम जानते थे कि महंगाई वो है वो अरूज पर है। लेकिन जनाब स्पीकर, क्या हम चोर दरवाजे से आए? ये पहला मौका है जनाब स्पीकर कि वजीर आजम हाउस पर किसी ने चढ़ाई नहीं की, बल्कि ये ऐवान वोट की ताकत से उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने उस बदतरीन करप्ट हुकूमत को बदला और इस चैलेंज को कबूल किया। मैं आज ये बात जनाब स्पीकर मैं आपको डंके की चोट पर कहना चाहता हूं और मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरे ये भाई और मेरे ये बुजुर्ग और बहनें सब यहां पर मौजूद हैं। मुझे ये पता था कि इन्होंने अपनी बड़ी कमाल मेहरबानी से तमाम पार्टीज जो इस हुकूमत का हिस्सा हैं, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब हों, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब हों, चाहे वो जनाब मक्सी साहब हों, चाहे वो खालिद सिद्दीकी हों, चाहे वो एएनपी के कायदीन हों, चाहे वो बीएनपी के कायदीन हों, मैंगल साहब हों, चाहे वो दावर साहब हों, चाहे वो जनाब स्पीकर एक बुतानी साहब हों, उन सब ने मिलकर बड़ी मोहब्बत से मेरे कायद नवाज शरीफ ने मुझे मुंतखब किया। तो मैं जानता था कि ये
फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का एक बहुत खारदार ये एक सफर है। मैंने अल्लाह ताला का नाम लेकर इनकी मावनत से ये जिम्मेदारी कबूल की, वगरना जनाब स्पीकर वजीर आजम अगर बनना होता तो माजी में मैं अगर नजर दौड़ाऊं और आपकी खिदमत में सिर्फ चंद मिसालें पेश करूं तो वो काफी हैं। 1993 में एक बल्कि 92 में एक सदर थे, आज इस दुनिया में नहीं हैं, लिहाजा कोई इस दुनिया से चला जाए तो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, ना मैं करूंगा, लेकिन उस गुफ्तगू के एक नहीं एक से ज्यादा लोग उसके गवाह हैं। उन्होंने मुझे कहा कि तुम वजीर आजम बन जाओ, बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद जनरल मुशर्रफ जो जिंदा हैं उन्होंने मुझे कहा कि तुम वजीर आजम बन जाओ, रेस्ट इज हिस्ट्री। और इसके अलावा भी ऐसे जनाब स्पीकर राज हैं जो कि मेरे दिल में दफन हैं, मैं वो कभी क़यामत तक कब्र तक मैं उसको नहीं उगलूंगा, ता वक्त कि वो दूसरा फरीक उगल दे तो और बात है, जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने उगला। कहने का मकसद ये है कि अगर मुझे वजीर आजम बनना होता और ये तगमा सजाना होता तो एक नहीं कई मौके थे। इनको छोड़ दे जनाब स्पीकर, मियां नवाज शरीफ को जब पनामा के बदले अकामा में नाजायज सजा दी गई तो एक कानूनी और आईनी मजबूरी थी कि किसी को वजीर आजम मुंतखब करना था, और उनकी बड़ी मेहरबानी मियां नवाज शरीफ की कि उन्होंने मुझे चुना और पार्लिमानी पार्टी के सामने बिठाकर मेरा नाम लिया। और मैं अपनी मुस्लिम लीग नून की पार्लियामेंट पार्टी का बेहद शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने भरपूर तायद की। लेकिन उसके बाद मैंने ये फैसला किया कि अगर, और देखिए जनाब स्पीकर, नोबडी इज इंडिस्पेंसेबल इन दिस वर्ल्ड, सब आते हैं अपने इनिंग्स खेलते और जाते हैं, ये उस खुदा का निजाम है। कोई यहां पर सिकंदर नहीं रहा, वो सिकंदर लाखों सिकंदर वो कब्रिस्तान में मिलते हैं तो वो कहते हैं कि माँ पूछते पुत्र तू केड़े सिकंदर लभना है, इतने लखा सिकंदर समा गए ने, तो ये दुनिया फानी है। तो मैं कह ये रहा हूं कि अगर मैंने माजी में उन गैर कानूनी ऑफर्स को मैंने अल्लाह ताला के फजल करम से ठुकराया, तो आईनी और कानूनी जो ऑफर थी मियां नवाज शरीफ की वो तो उन्होंने मुझे ऐलान कर दिया था। लेकिन मैंने फैसला किया कि मुझे जो पंजाब में जो अवाम ने मैंडेट दिया, पार्टी ने, मियां नवाज शरीफ ने, मैं उन मंसूबों को मुकम्मल कर लूं। वो अगर खुदा को मंजूर ना होता तो मुकम्मल ना होते। तो मैं यहां पर 11 महीने आकर मुझे तो ये भी नहीं समझ आनी कि मैंने फॉरेन अफेयर्स में क्या करना है। हमारे नौजवान जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके कंधे बड़े मजबूत हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने अपना जो बाकी जो मामलात हैं, इंटरनल मामलात सूबों के साथ, तो मुझे तो 6 महीने इसी में लग जाएंगे। तो मैं अपना काम मुकम्मल करूं पंजाब में और देखा जाएगा। फिर वो 2018 के इलेक्शन हुए और वो तारीख के, जिस तरह मैंने कहा कि बदतरीन, लिहाजा मैं कह ये रहा हूं कि ये कोई मैं तगमा सजाए नहीं बैठा, रात को भी नींद नहीं आती कि किस तरह इस कौम, गरीब कौम, दुखी कौम, किस तरह बांग्लादेश जो हमसे बिछड़ गया और हमसे आगे चला गया, किस तरह वो कौमें जो पाकिस्तान से बहुत पीछे थी हमसे आगे चली गई, हम क्यों नहीं आगे गए, हम क्यों पीछे रह गए। ये वो सवाल जनाब स्पीकर, चुपता हुआ सवाल जो मैं अपने आप से पूछता हूं और पूरी कौम पूछती है। 75 साल गुजर गए, अभी तक हमने अपना रास्ता मुतय्यन नहीं किया। आप देखिए, मुझे बताएं, आज सवाल पैदा होता है कि जनाब मैं अदलिया के, मेरे दिल में बड़ा एहतराम है, लेकिन मैं इस फ्लोर पे खड़ा हूं, एक मुंतखब नुमाइंदा हूं, तो हक और सच की बात अगर आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे जनाब स्पीकर। मैं ये पूछता हूं कि वो जमाना था जब एक साबिक चीफ जस्टिस जो दिन रात सुओ मोटो लेते थे, आज ये 56 कंपनी को सुओ मोटो करो, इसका केस लगा लो, आज ये फलां केस उसका सुओ मोटो लगा लो, आज ये फलां केस उसका सुओ मोटो लगा लो। दिन रात जो अपना, मैं नहीं बाकी सूबों के भी वज़रा आला कोर्टों में जाते थे, अदालत अगर बुलाए तो मैं समझता हूं कि बड़ा हमें एहतराम से जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, कतन कोई दो राय नहीं। लेकिन जनाब स्पीकर,
अगर आपने फैसला करना है तो फिर इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा, हक की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ कोई और बर्ताव करें, किसी के साथ कोई और बर्ताव करें। ये मुमकिन नहीं जनाब स्पीकर। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि वो जो हुकूमत है जिससे हमने कौम की जान छुड़वाई, करप्शन के हवाले से मैंने नहीं कहा, इस ऐवान ने नहीं कहा, बल्कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा जनाब स्पीकर कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा करप्शन का इंडेक्स या सतह पीटीआई की हुकूमत में हुई, पीटीआई की हुकूमत में हुई। जनाब स्पीकर, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने नहीं, ये वो बर्लिन जो जर्मनी में इनका हेड ऑफिस है, ये उन्होंने कहा जनाब स्पीकर। और दोस्त ममालिक के साथ क्या हुआ, तुर्की के साथ हमने क्या बर्ताव किया, सऊदी अरेबिया के साथ हमने क्या बर्ताव किया, हमने चीन के साथ क्या बर्ताव किया, मैं किस किस की बात करूं। और फिर कहते हैं कि ये इंपोर्टेड हुकूमत है। ओ भाई, जब आप प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलके आए थे तो ये किसने कहा था जनाब स्पीकर कि मैं एक और वर्ल्ड कप लेके आया हूं? आपको याद होंगे वो अल्फाज कि मैं एक और वर्ल्ड कप लेके आया हूं। ये मैंने तो नहीं कहा था, बिलावल भुट्टो ने कहा था, ये इमरान नियाजी ने कहा था। और आज सबसे हमने ताल्लुकात खराब करा लिए और फिर कहते हैं जनाब ये डिक्टेशन लेते हैं। और मैं आपको आज बताता हूं, इसमें छुपाने की बात नहीं। इन्होंने जनाब एक लेटर लगा दिया, व्हाट्सएप किया कि जनाब हमने रूस को हमें सस्ता तेल देने की ऑफर की। रूसी हुकूमत ने तरदीद कर दी खुद कि हमने तो कोई पाकिस्तान को सस्ता तेल देने की ऑफर की है। जनाब स्पीकर, फिर काबीना में मेरे पास फॉरेन सेक्रेटरी आए, पूरी काबीना में उन्होंने सुना, काबीना में नहीं, हमारी वीट की मीटिंग चल रही थी, उसमें उन्होंने कहा जी कि हमें रूस से गंदम की हमें ऑफर है। जनाब स्पीकर, 3 मिलियन टन गंदम शॉर्ट है और वो कोई आसमानी आफत वजह नहीं है, कोई खराब मौसम उसकी वजह नहीं है, कोई खुदा ना खास्ता कोई बीमारी उसकी वजह नहीं है। वजह सिर्फ एक है कि टांग पर टांग रखकर हुक्म देना और पूरे पाकिस्तान में कुछ हो जाए मेरी बला से। अगर मैं हूं तो फिर सब कुछ है, अगर मैं नहीं हूं तो खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, फिर पाकिस्तान भी नहीं है। ये है वो एटीट्यूड जिसने पाकिस्तान को आज इस तबाही की दहानी खड़ा कर दिया। जनाब स्पीकर, मैं आपको बता रहा हूं, और उस मीटिंग में मुझे फॉरेन सेक्रेटरी ने पूरे जो मौजूद थे उन्होंने कहा जी अपना रूस हमें दे रहा है गंदम। मैंने कहा कि अगर सस्ती तरीन गंदम मिलती है और आला क्वालिटी मिलती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हमने कहा कि जनाब उनसे बात करें। जनाब स्पीकर, इस बात को 1.5-2 महीने हो गए, मैंने एक मरतबा नहीं कई मरतबा मैंने एक काबीना में भी फॉलो किया। मैंने कहा अगर G2G रशिया से अगर हमें सस्ती गंदम मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने उन ममालिक को भी बता दिया कि भाई हमने अपना इंटरेस्ट देखना, पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखना है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का इंटरेस्ट देखना है, अपना फॉरेन एक्सचेंज बचाना है, खजाना बचाना है। अगर सस्ती गंदम मिलती है तो मैं लूंगा, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। जनाब स्पीकर, सिर्फ परसों ऑफर आई जब हम गंदम 5 लाख टन एक और 3 लाख टन एक खरीद चुके, तो परसों ऑफर उनकी आई G2G रशिया के साथ, और वो मैंने उनको काउंटर ऑफर भिजवाई है जनाब स्पीकर, और उनको कहा है कि आप हमें आप दें डिफर्ड पेमेंट पे और ये हमारी कीमत होगी। रशिया को मैंने कहा मुझे बताइए कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला माफ करे, मैं तो कहता हूं कि वो दिन मेरे लिए मर जाने के दिन है कि मुझ पर ये कोई इल्जाम लगाए कि मैं कोई फॉरेन एजेंट ये हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स ये हैं। क्यों नहीं बताता चीफ इलेक्शन कमिश्नर? जनाब स्पीकर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं फैसला करते? 8 साल लग गए जनाब स्पीकर, 8 साल लग गए, अभी तक फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आया है। और वो पैसा फॉरेन फंडिंग का इसराइल से मैंने तो नहीं मंगवाया,
वो इमरान खान ने मंगवाया। हिंदुस्तान से पैसा मैंने तो नहीं मंगवाया, वो इमरान खान ने मंगवाया। जनाब स्पीकर, 8 साल से वो किसी ने नोटिस लिया, किसी ने सू मोटो लिया? 8 साल, अंदाजा फरमाएं आप। जनाब स्पीकर, इस पूरी ऑपोजिशन को मैं यहां पर पर्सनल बात नहीं करूंगा, इज्तिमाई बात करूंगा और कौम की बात करूंगा, इस मुल्क के मुस्तकबिल की बात करूंगा। इन 4.25 सालों में वो ओछियत कंडे इख्तियार किए गए जिससे एक मकसद था कि पूरी ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया जाए और इनका खुदा न खास्ता नामो निशान मिटा दिया जाए। और फिर वो जो है कि वो कौन है, वो फिर वो सड़कें खाली और सुनसान मिर्जा यार फिरे, गलियां हो जो अपना सुनिया और मिर्जा यार फिरे। ये था उसका, ये अपना शाखसा, ये सोच थी उसकी, ये उसकी थिंकिंग थी। और उसके लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल किया गया। जनाब स्पीकर, मैं अगर यहां पर अगर वो राज खोल दूं तो ये ऐवान जो है वो विरता हैरत में मुब्तला हो जाएगा। लेकिन वो एक ऐसे राज है, हाँ जब वो वक्त आया, फोरम आया तो मैं बताऊंगा। जनाब स्पीकर, कहना मैं ये चाहता हूं कि ये 8 साल, ये दिन रात यहां पर अपना राग लापता रहा, चोर डाकू 4.25 साल। और सुन लीजिए जनाब स्पीकर कि एक धेले की करप्शन 4.25 सालों में किस सियासी लीडर जो कि हिजबे इख्तिलाफ से उनका ताल्लुक था, उसके बारे में ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से इन्होंने फैसला करवाया। मुझे आप बताएं, दिल पे हाथ रखकर जनाब स्पीकर, मैं आज दिल की बातें करना चाहता हूं, क्योंकि ये कौम को मैंने वादा किया था, इस कौम से मैंने कहा था कि मैं आपसे हमेशा, मैं खताकार इंसान हूं, लेकिन मैं आपसे इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि अपने रब के फजल से सच बात करूं, गलत बात नहीं करूंगा। और अगर ऐसी बात होगी तो मैं खामोश रहूंगा, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। जहां पर स्पीकर, किस तरह दिन रात झूठ बोला गया, मुझे बताएं कि करप्शन, ये मैं आपको इसलिए बात आज कर रहा हूं कि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। मुझे बताएं, जब चीनी एक्सपोर्ट की गई, इनके जमाने में 52 रुपए चीनी थी, 52 रुपए एक्सपोर्ट की गई, अरबों रुपए की सब्सिडी दी गई। जनाब स्पीकर, अरबों रुपए की सब्सिडी, और सब्सिडी के साथ और मेहरबानी की गई कि डॉलर ऊपर जा रहा था और रुपया नीचे जा रहा था। इसका मतलब युवा सादे अल्फाज में कि अगर डॉलर 100 रुपए है आज, तो 100 रुपए मिलेगा आपको अपना उसका एक्सपोर्ट से प्रोसीड्स। अगर डॉलर बढ़ गया, 105 हो गए, तो 5 रुपए और आ गए। वो डॉलर भी बढ़ता गया, रुपया भी नीचे जाता गया, सब्सिडी भी लेते रहे, यानी दोनों हाथों से कौम को लूटा गया। और फिर वक्त आया कि चीनी की कीमत जनाब स्पीकर वो 110 रुपए किलो तक जा पहुंची। इसी तरीके से गंदम को ले लें, गंदम पहले एक्सपोर्ट की, फिर इंपोर्ट की, अरबों डॉलर पाकिस्तान के इस तरह बर्बाद हुए। और फिर आपने देखा कि गैस, नेचुरल गैस जब कौड़ियों के भाव बिक रही थी, $3 पर यूनिट, किसी ने इस तरफ ध्यान न दिया, टांग पे टांग रख के बैठे थे कि जो जिस तरह रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, कोई परवाह नहीं थी कौम की। परवाह होती तो $3 फौरन कैच करते और कहते कि जनाब लाएं $3, हम फौरन खरीदे स्पॉट से। और उस वक्त लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी $5 पे हो सकता था। जनाब स्पीकर, इन्होंने बदतरीन मुजरमाना गफलत की, मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं। उस वक्त तो किसी ने नोटिस लिया जनाब स्पीकर, किसी भी एक बात का कतन किसी ने नोटिस नहीं लिया। और जनाब स्पीकर, मुल्क की मईशत तबाही की तरफ बढ़ती रही। फिर IMF से एग्रीमेंट किया और IMF की एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ाई, खुद एग्रीमेंट किया और धज्जियां उड़ाई और पाकिस्तान को डिफॉल्ट के बिल्कुल किनारे लगा दिया
किसी ने एक नोटिस लिया कि भाई आप एक सॉवरेन स्टेट मुआहदा करता है, उसकी आप वॉयलेट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं आप? जनाब स्पीकर, बात यहां पर खत्म नहीं होती, बात बड़ी दूर तक जाएगी, बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जनाब स्पीकर, BRT पेशावर, ये बात बिला खौफ तरदीद कही जा सकती है कि अरबों रुपए के गबन हुए, उसमें स्टे ऑर्डर लिए जाते थे, वफाक और KP हुकूमत मिलकर, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। हेलीकॉप्टर केस बंद होता है, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। और वो टूरिस्ट मुकाम कौन सा है? वो मालम जब्बा, उसको जफा डाल लिया नायब ने। और जी, और उसको जनाब कहा कि हम ये केस बंद कर रहे हैं या बंद किया जा रहा है, किसी ने नोटिस नहीं लिया। जनाब स्पीकर, आप देखें कि, और ये बात हकीकत है, आई एम नॉट हेयर टू indulge to any kind of political point scoring, but I am here before your honorable speaker to submit my submission to you for your kind consideration with facts. मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो कि हकीकत और वाकयात के खिलाफ हो। जनाब स्पीकर, मूनिस इलाही का केस नैब बंद करता है, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। जनाब स्पीकर, ये बिल्कुल मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। और जनाब स्पीकर, पार्लियामान देखिए, अगर मेरी जात की बात हो तो मैं एक तरफ हो जाऊंगा, मैं कभी अपनी जात की बात नहीं करूंगा। इसलिए मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं कि बेटियां गिरफ्तार की गईं, बहनें गिरफ्तार की गईं, फुफियां गिरफ्तार की गईं, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। मगर वजीर आजम की सकी बहन, उनकी जो अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, चाहे वो दुबई में है चाहे वो अमेरिका में है, उसको खामोशी से FBR से उसको NRO दिलवा दिया जाता है, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। स्पीकर, हजरत अली का कौल है, बेइंसाफी का निजाम जिंदा नहीं रह सकता। जनाब स्पीकर, नहीं रह सकता। कुफर का निजाम जिंदा रह सकता है, बेइंसाफी का निजाम नहीं रह सकता। 75 साल गुजर गए, आज हम उसी दायरे में फिर रहे हैं। विंस्टन चर्चिल को पूछा था किसी ने कि बताओ कि जंग जीतोगे या हारोगे, उसने कहा कि हमारी अदलिया आजाद है कि नहीं। उन्होंने कहा कि दिस इज इररिलेवेंट आंसर। उन्होंने कहा यही रेलेवेंट आंसर है कि अगर अदल है, इंसाफ है, आजादी है अदालतों में, तो इंशाअल्लाह बरतानिया जंग नहीं हारेगा। और वही उसने कहा कि आई हैव नथिंग बट ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। और बिलाखिर एक वो जुनूनी एडोल्फ हिटलर, देखिए जनाब स्पीकर, मैं यहां पर कोई गिरी हुई बात नहीं करूंगा, लेकिन एडोल्फ हिटलर की मिसाल आज पाकिस्तान में बहुत हद तक रेलेवेंट हो गई। उसने इंतखाबात में 33% वोट लिए थे और बाकी 2/3 जो जर्मनी की जो पार्टियां थी वो उन्होंने बाकी वोट लिए, 33% वोट लिए उसने। मगर अपने गोएबल्स के साथ वो झूठ बोला, वो दरोगोई की, जमीन आसमान को मिला दिया, दिन रात झूठ बोला कि लोग झूठ को सच समझना शुरू हो गए। और वो जो बाकी पार्टियां थी वो एक अरसे तक वो महदूद हो गई, इररिलेवेंट हो गई। ये फैक्ट्स हैं। लेकिन नतीजा क्या निकला? जंगे दोइम में जर्मनी को सफाए हस्ती से मिटा दिया। दे वर रेज्ड टू ग्राउंड। करोड़ों लोग लुकमा अजल बन गए, उनकी मईशत तबाह हो गई, उन्होंने उनकी जो मोटरवेज, बंदरगाहें सब खत्म हो गया और वो आजादी खो बैठे। और जो
एलाइट्स थे, उन्होंने वहां पर आके उन्होंने अपने फैसले सुनाए। जनाब स्पीकर, मैं इस ऐवान को गवाह बनाकर कहता हूं और अपने रब जुल जलाल को गवाह बनाकर कहता हूं, जिसके कब्जे में हम सब की जान है, अगर हमने आज सच को सच ना कहा और झूठ को झूठ कहा और कल्ट को हमने फॉलो किया, तो अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये खुदादाद मुल्क पाकिस्तान शदीद मुश्किलात में घिर जाएगा। जनाब स्पीकर, फिर खुदा मेरे मुंह में खाक, फिर वो जब मौरख लिखेगा तो फिर आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं वो उसके ऊपर जजमेंट देंगी। आज भी वक्त है, आज भी वक्त है जनाब स्पीकर कि हम हालात को कंट्रोल कर लें। एक ऐसा लाडला जिसको दिन रात दूध पिलाया गया, 15 साल दूध पिलाया गया और उसको ला के बिठाया गया। मैं अगर ये कहूं कि इदारे दिन रात उसके लिए वो काम करते थे कि आज हम सोचते हैं तो अकल हैरान होती है। जनाब स्पीकर, 75 साल ना किसी को इस तरह की सपोर्ट मिली। और लिख लें आज की तारीख में मेरा यह बयान, आई होप आई कैन बी प्रूवन रॉन्ग, बट माई inner instinct say that what I'm saying is going to be probably correct in times to come, कि ना इस तरह की मदद और सपोर्ट किसी को मिलेगी और उसके बावजूद भी पाकिस्तान का मईशत का जनाजा निकाल देना। जनाब स्पीकर, और आज मुझे कहा जाता है कि जनाब 3 महीने में महंगाई बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ी जनाब। तेल की कीमतें और गैस की कीमतें जनाब स्पीकर मेरे इख्तियार में नहीं, और मैं बड़े अदब और इंकिसारी के साथ कहना चाहता हूं, इंतहाई अदब और इंकिसारी से और रब्बे जुल जलाल से एक मरतबा नहीं करोड़ मरतबा उस माफी मांग के उसे कहता हूं कि मेरी शनाख्त, ये दोस्त, ये भाई और बहनें इस तरह करते थे कि जनाब ये ही इज अ डूअर, आई डोंट थिंक आई एम अ डूअर, मैं एक खादिम हूं। कि जनाब ये शहबाज शरीफ आज कि ये जनाब डिलीवरी का ये मास्टर है, क्यों डिलीवरी नहीं हो रही? जनाब स्पीकर, एक तरफ दुनिया में तेल और गैस की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हूं, 3.5 पौने 4 साल का जो मलबा है, जो मईशत डबो दी गई, उसको हम दिन रात कोशिश करें मिलकर ठीक करने की, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर हैं, और सब मिलकर इस कश्ती को किनारे लगाने के लिए दिन रात कोशिश करें जनाब स्पीकर। और फिर दिन रात ये बयान दिया जाए कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका बनने वाला है, पाकिस्तान अल्लाह ना करे कि 3 टुकड़े हो जाएंगे। यह है वो नासिस्ट को उर्दू में क्या कहते हैं, जो अपने जोम में होता है, जो अपनी जात में बसता है, अपनी जात के अलावा उसको कुछ नजर नहीं आता। नहीं, अना परस्त और जो भी आप कह लें, अपनी जात में वो बसता है। ये है वो शख्स जो कहता है कि अगर मैं हूं तो ठीक, वरना अल्लाह ना करे पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। जनाब स्पीकर, आज मैं आपकी खिदमत में और आपके तोसत से और इस मौजूद ऐवान के तोसत से मैं 22 करोड़ अवाम को मैं बड़े अदब से उनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि देख लें, 3.5 महीने हो गए इस हुकूमत को, क्या एक धेले की करप्शन का कोई इल्जाम लगा सका? जनाब स्पीकर, मैं आपको खुद नुमाई के तौर पर नहीं, इस कोलिशन गवर्नमेंट की एक मिसाल बताता हूं जनाब स्पीकर, उसी से आप अंदाजा कर सकते हैं। हमें यूरिया की बड़ी दिक्कत हो गई आज से 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले चीन से हमने दरखास्त की, उनकी बड़ी मेहरबानी। जब आलमी कीमतें खाम माल की भी कम नहीं आने शुरू हुई थी, चीन ने कहा हम आपको 2 लाख टन दे देते हैं। G2G गुफ्तगू हुई, आपकी इस हुकूमत ने जनाब स्पीकर सब ने मिलकर $600 से शुरू हुई कीमतें 500 पे लेके आए। जनाब स्पीकर, अभी जो गंदम है, अभी 2 महीने पहले जनाब स्पीकर 1.5 महीना पहले जो खरीदा $500 पर टन, आज जनाब स्पीकर ये नहीं कि कीमतें तो कम हुई, जो पिछला टेंडर आया वो $440 पे था, हमने इनकार कर दिया। मुझे 1-2 मेरे
मुसाहिबों ने कहा कि देखें रिस्क है, अगला टेंडर लेंगे तो पता नहीं कीमत इससे भी बढ़ जाए। तो किसी ने कहा कि फिर शहबाज शरीफ साहब ऐसा तो होता है ऐसे कामों में, और रब ताला का अपना बेपाया फजलो करम है कि जो हम दोबारा टेंडर आए तो $404 पे आया। जनाब स्पीकर, कीमतें से ज्यादा हो सकती थी, ये मेरे हाथ में तो नहीं, अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कोशिश करना हमारा फर्ज है। हमने कोशिश की, मिलकर कोशिश की, रब ताला ने करम किया और एक एक डॉलर इस कौम की अमानत है, एक एक डॉलर इस कौम की अमानत है। मैं किस तरह एक डॉलर लुटा दूं और कहूं कि हम एक शशा खर्ची के मुतहम्मल हो सकते हैं। जनाब स्पीकर, इसके मुकाबले मैंने बता दिया, मैं रिपीट नहीं कर रहा, बट एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, जब $3 गैस की कीमत थी, इन्होंने कहा कि जहन्नम में जाओ, हमें जरूरत नहीं है, और आज गैस हमें मिलती नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलती। तो जनाब स्पीकर, किसी ने इसका नोटिस लिया, किसी ने इसका पूछा? जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 2018 में इसी पार्लियामेंट पे हमला करने का ऐलान किसने किया था? सॉरी, 2014 में, 13 में, सॉरी 14 में, और अदालत में गंदे कपड़े किन्होंने लटकाए थे? और ये किसने कहा था जनाब स्पीकर कि बिजली के बिलों को आग लगा दो, हुंडी से पैसा लेके आओ, टैक्स देना बंद कर दो? जनाब स्पीकर, किसी ने नोटिस नहीं लिया, सब चुप थे। यानी इतनी बड़ी, देखिए जनाब स्पीकर, अगर मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान मरहूम अगर हार जाता तो गद्दार कहलाता, बिकॉज नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। जीत गया तो हीरो बन गया। यहां पर कहा जा रहा है एक यानी पार्टी के लीडर के हुंडी से पैसा लाओ, बिजली के बिल जला दो और टैक्स मत दो। जनाब स्पीकर, ये क्या है? ये अगर कानून और आइन की धज्जियां उड़ाने के मुताबिक नहीं तो और क्या है? नहीं लिया। जनाब स्पीकर, जब चीन के हमारे मेहरबान सदर जब तशरीफ ला रहे थे सितंबर 2014 में, तो जनाब स्पीकर वजीर आजम ने, पूरी हुकूमत ने यानी मिन्नतें की कि भाई उठ जाओ यहां से, डी चौक से, 3 दिन के लिए अपना कोई इतनी बड़ी क्यामत नहीं आ जाएगी। हत्ता के मुक्तदर इदारे ने भी अपना रोल अदा करने की कोशिश की। मैं जानता हूं इसको खुद, क्योंकि मैं इसका गवाह तो रात मैं पूरी रात जागता रहा। जब मुझे रात को 11 बजे चीनी सफीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर हमारे प्रेसिडेंट का दौरा मुअख्खर हो गया, अब नहीं आएंगे, उस रात नींद नहीं आई। इसलिए नहीं कि हमारी हुकूमत को नुकसान, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का नुकसान हो रहा था। जनाब स्पीकर, जो बिजली के मंसूबे लगने थे वो 7 महीने पहले लग जाते अगर वो मुआहिदा 2014 में साइन हो जाता और ज़राअत और सनत को तरक्की मिलती, उनकी चिमनियों से धुआं निकलता, लाखों लोगों को रोजगार मिलता। किसी ने नोटिस नहीं लिया। जनाब स्पीकर, सवाल ये पैदा होता है कि क्या दोहरा म्यार पर चल सकता है? और मैं आपको जनाब स्पीकर ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अभी दूर की बात नहीं, स्पीकर दूर की बात नहीं, मार्च में आपको अच्छी तरह पता है, आप उस वक्त उन बेंचेस पे बैठते थे, मार्च में जिस तरह आइन शिकली की गई, डिप्टी स्पीकर सदर पाकिस्तान इमरान नियाज़ी ने मिलकर जो धोखे के साथ असेंबली तोड़ने की कोशिश की, अदालत उज़्मा ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकली की, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, लेकिन उनको तो किसी ने नहीं बुलाया। स्पीकर पंजाब असेंबली जनाब स्पीकर वो एक कार्रवाई करते हैं, उनको बुला लिया गया। जनाब स्पीकर, इस बात में मैं बहस में नहीं जा रहा कि स्पीकर को अदलिया बुला सकते नहीं बुला सकते, ये कानून के जो माहिर हैं वो बता सकते हैं। कह मैं ये रहा हूं कि अगर इस तरह निजाम चला कि मैंने जिस तरह बात की कि किस तरह डिक्टेटर्स ने पाकिस्तान
की मईशत को तबाह किया और किस तरह मुल्क दो लख्त हुआ और किस तरह 72 साल हम एक दायरे में विशिष्ट सर्कल में चलते आ रहे हैं। अगर इस तरह मामलात चलते रहे तो खुदा न खास्ता कायद की रूह हमेशा के लिए तड़पती रहेगी। लाखों मुसलमानों की रूहें जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपना घर बार छोड़कर हिंदुस्तान से आए और उजर पुजर कर पैदल, बैलगाड़ी पे, साइकिल पे, अपना रेलवे में, किसी बस में आए और रास्ते में अपने प्यारों को शहीद करवाया। क्या आज उनके लहू का हम ये एहतराम कर रहे हैं? उनको रूहों को हम ये सुकून पहुंचा रहे हैं? जनाब स्पीकर, मेरी बात आप गौर से सुन लें कि अगर इस मुल्क के अंदर अगर हमने सैंक्टिटी, इक्विटी, कानून और आइन और इंसाफ को हमने आगे ना बढ़ाया तो फिर हमें तारीख में कोई याद नहीं रखेगा, तारीख और राख से हमारा नाम मिट जाएगा, खुदा ना खास्ता। मैं आपको ये कहना चाहता हूं जनाब स्पीकर, जब डीजी FIA बशीर मेमन, उसने तो इंटरव्यू दिया था ना, ये तो कोई ढकी छुपी बात तो नहीं जनाब स्पीकर। डीजी FIA ने कहा, बशीर मेमन ने, कि मुझे इमरान नियाजी ने बुलाया और कहा कि अपना आसिफ जरदारी, मरियम नवाज, अपना ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ, फलां फलां के खिलाफ केस करो। मैंने कहा जी नहीं बनते, मैं नहीं कर सकता। किसी ने नोटिस लिया जनाब स्पीकर? ये तो ही इज ऑन रिकॉर्ड, ये तो कोई दूर की बात नहीं, ही इज ऑन रिकॉर्ड। किसी ने बुला के पूछा? और आज अगर अदालत उज़्मा नोटिस लेती है FIA का तो उनका इख्तियार बड़े शौक से लें, लेकिन जनाब स्पीकर इमरान नियाजी वो है, हमारी, मेरी या मेरे खानदान के या इन लोगों की जो इस कतार में बैठे हैं, इनकी बेलें हुकूमत के आने के बाद नहीं हुई जनाब स्पीकर। इमरान नियाजी का दौर था, उस जमाने में बेलें हुई और मेरिट पे हुई। और जनाब स्पीकर, NCA को मेरे बारे में किसने लिखा था? वो इमरान नियाजी और शहजाद अकबर ने खत लिखा था। पौने दो साल इसकी इंक्वायरी हुई और अल्लाह ताला ने, मैं बहुत खताकार इंसान हूं, अल्लाह ताला ने अपना कर्म किया। एक धेले की पाकिस्तान से कोई करप्शन का पैसा उन्होंने चारों सू बरतानिया में, ऑफशोर, दुबई और स्विट्जरलैंड, पता नहीं कहां कहां, उन्होंने पूछा, फ्रांस, लेकिन खुदा के फजल करम से उस मालिक ने, मैं बहुत खताकार आदमी हूं, उसने इज्जत रखी और पाकिस्तान की इज्जत रखी। इन्होंने पाकिस्तान का डिफिड हो या कुछ और हो, पाकिस्तान की इज्जत को दाव पर लगाने के लिए कोई इन्होंने कसर नहीं छोड़ी। और जनाब स्पीकर, फिर आप देखें कि इमरान खान नियाजी की काबीना में, ये NCA की मैंने अपनी बात की और NCA की दूसरी बात वाकया सुनाता हूं आपको, फैक्ट बेस्ड। 190 मिलियन पाउंड NCA रिकवरी करता है। ये बात बहुत गौर तलब है जनाब स्पीकर, आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। 190 मिलियन पाउंड कितने पैसे बनते हैं? 50 अरब 50 अरब रुपए ये बता रहे हैं। अगर डॉलर कहीं रुपया बढ़ ना गया हो तो 50 अरब बनते हैं। 50 अरब रुपए, ये सुनने वाली बात है। और मैं बतौर वजीर आजम ये कौम की अमानत है जो मैं आपके जरिए कौम को पहुंचाना चाहता हूं। और ये सीक्रेट नहीं, राज नहीं है, तो काबीना का फैसला है। काबीना में ये मामला उठा और सेक्रेटरी कैबिनेट से काबीना ने पूछा, बताइए वो जो इमरान नियाजी के ज़माने में जो काबीना की मीटिंग हुई थी और मोहतरमा शीरी मज़ारी साहिबा ने कहा था कि वज़ीर आज़म ये आप हमसे क्या फ़ैसला दे रहे हैं, इस लिफाफे में है क्या? तो उसने फिर सारा वाक़या बयान किया जनाब स्पीकर। उसने कहा कि काबीना की मीटिंग ख़त्म हो गई थी, आखिरी लम्हात में शहजाद अकबर साहब उठते हैं और वज़ीर आज़म के कान में कुछ खुसर फुसर करते हैं और वज़ीर आज़म और मेंबर्स अपना काबीना के उठ गए थे। उनका बैठे ये एक है लिफाफा, ये आपने बस इसको ओके कर दें। तो वो जो मोहतरमा जो वज़ीर साहिबा थी उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आप हमसे किस बात का फैसला करा रहे हैं?
उनका नहीं, ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, आप बस कर दें। जनाब स्पीकर, मैंने तो कानून नहीं पढ़ा, कानूनदान लेफ्ट एंड राइट बैठे हैं, दिन रात कानून की बातें मेरे कानों में करते हैं, कोई इधर से गुजर जाती है, कोई इधर से गुजर जाती है। लेकिन ये तो एक बड़ा सीधा साधा एक सिंपल एक फैक्ट है कि मुस्तफा इम्पैक्स केस में अदालत उज़्मा ने फैसला किया था कि वजीर आजम का फैसला वो है जो कि काबीना का फैसला है। अब जब ये मामला आता है काबीना में और बंद लिफाफे में, मैं तफसील में नहीं जा रहा, तफसील इसकी बहुत है, वो आपको बताऊं तो शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बंद लिफाफा, उसके ऊपर फैसला काबीना से लिया जाता है कि ये बंद लिफाफा जो है इसको आप फैसला कर दें, इसके अंदर जो भी है आप इसको मंजूर कर दें। कभी देखती आंख ने कभी इस तरह का मंजर देखा था? सुनते कान ने कभी इस तरह का वाकया सुना था कि काबीना फैसला करे एक बंद लिफाफे में? और मैं यहां पर अगर उस बात को दोहराऊं तो बात और वाज़ेह हो जाती है। जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ ने कही कि खुदा ना खास्ता उस बंद लिफाफे में ये फैसला किसी ने लिखा होता कि अल्लाह माफ करे पाकिस्तान के न्यूक्लियर सासे बेच दो, तो जनाब स्पीकर वो काबीना का फैसला था। या फिर फलां आदमी को जाके खुदा ना खास्ता कत्ल कर दो, ये काबीना का फैसला था। या फलां को लूट लो, ये काबीना का फैसला था। या अल्लाह माफ करे कश्मीर हिंदुस्तान के हवाले कर दो, ये काबीना का फैसला था। सेक्रेटरी कैबिनेट ने कहा कि जनाब ये लिफाफा बंद है, ये मैं आपकी इजाजत से खोल रहा हूं। वो खोला, फिर काबीना ने सारा पढ़ा, वो रेस्ट इज हिस्ट्री। जनाब स्पीकर 50 अरब रुपया, और उनको ये जब वो खोला लिफाफा तो उसमें एक था कि इनको इजाजत दे दें, वो कौन यार, मैं नाम भूल जाता हूँ ना, वो ARU का कौन था, शहजाद अकबर को इजाजत दे दें कि वो जाके NCA के साथ मुआहदा कर ले। मुझे बताएं जनाब स्पीकर, मेरे खिलाफ अगर NCA 5,000, ये तो 190 मिलियन पाउंड था, 5,000 पाउंड भी होता तो शहजाद अकबर मेरे लिए जाके मुआहदा करता। और फिर ये पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में, नेशनल बैंक के अकाउंट में डाल दिया जाए। मेरे खिलाफ अगर 5,000 पाउंड खुदा ना खासा निकल आता तो वो सुप्रीम कोर्ट में डालते और जाके मेरे हवाले से जाके मुआहदा करते, या मुझे वो काल कोठरी में मुझे भेज देते। जनाब स्पीकर, किसी ने नोटिस लिया? कोई सुओ मोटो, कोई एक्शन? जनाब स्पीकर, 22 करोड़ आवाम हैरान विरकत में है, 22 करोड़ आवाम परेशान है कि ये क्या मुल्क है जहां पर इतनी बड़ी धांधली हो, इतनी बड़ी करप्शन हो और दोहरे मयार हो, और वहां पर कोई इंसाफ देने वाला ना हो। जनाब स्पीकर, ये वो दुखी दिल के साथ मैं फिर कहना चाहता हूं कि अदलिया का मेरे दिल में बहुत एहतराम है। अगर अदल इंसाफ नहीं होगा तो ये मुल्क, खुदादाद मुल्क पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। मैं सिर्फ दोहरे मयार की बात कर रहा हूं जनाब स्पीकर, डबल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूं, और मेरा हक है कि मुझे अवाम ने, मेरे हल्के ने मुंतखब किया है, इस ऐवान ने मुझे मुंतखब किया है। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, उस खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर और इस ऐवान को गवाह बनाकर, आपको गवाह बनाकर, 22 करोड़ आवाम को गवाह बनाकर कि हालात मुश्किल जरूर हैं, चैलेंजेस मुश्किल जरूर हैं। मैं वही शहबाज शरीफ हूं, वही खादम हूं, वही खताकार हूं जिसने लाखों लैपटॉप्स ज़हीन और फतीन बच्चों और बच्चियों को दिए। उनके हाथों में अब क्लाशनकोफ नहीं दी, लैपटॉप दिए। मैं वही खादम हूं नवाज शरीफ की क़यादत में जिसने पाकिस्तान, पंजाब के किसानों को सस्ती खाद दी। मैं वही शहबाज शरीफ हूं जनाब स्पीकर
जिसने किसानों को ट्यूबवेलों के लिए सब्सिडी दी। मैं वही शहबाज शरीफ हूं जिसने अस्पतालों और दूसरे जो रूरल एरियाज हैं वहां पर मुफ्त अद्वियात दी और आला क्वालिटी की, जो वजीर आज़म का बेटा भी खाए और एक मजदूर भी खाए और यतीम का बच्चा भी खाए। मैं वही शहबाज शरीफ हूं जिसने सौखे पैंडे से पक्की सड़कें बनाई। जनाब स्पीकर, मैं वही शहबाज शरीफ हूं जिसने अल्लाह के फजल करम से यूनिवर्सिटियां बनाई। मैं वही शहबाज शरीफ हूं जिसके बारे में कहा जाता था कि 3 महीने में अपना ये पुल बना देता है, बच कर रहो वरना पुल बन जाएगा। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि हालात मुश्किल जरूर हैं, बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन खुदा की कसम इस ऐवान की मदद से और अल्लाह की मदद से और आपके तावन से हम पाकिस्तान को बनाएंगे और अज़ीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। मुकाबला करेंगे, फस्तायत का मुकाबला करेंगे, इसकी फस्तायत का मुकाबला करेंगे, इसकी ज़हनियत का मुकाबला करेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। उसके आगे सर झुकता है, गर्दन कट सकती है, किसी के आगे झुक नहीं सकती मासवा उस ज़ाते बारी ताला के। जनाब स्पीकर, मुझे पता है कि मगरिब का वक्त होने वाला है, बिल्कुल मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, जब तक मुझ पर मेरी पार्टी के कायद और इन कायदीन का एतमाद है, इस ऐवान का एतमाद है, मैं अपनी कोशिश करता रहूँगा। बाकी नताइज जनाब स्पीकर अल्लाह ताला के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं। इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, इससे आगे कुछ नहीं। ग्रेट डिप्रेशन भी आया था अमेरिका में 1930 में, और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने जो प्लान किया था, दुनिया का बदतरीन वो डिप्रेशन आया था और वहाँ पर बहुत लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे और लोग घरों में बैठे थे, बीमारी थी। इससे बड़ा चैलेंज तो यहाँ पर नहीं है। इंशाअल्लाह हम इस चैलेंज को निपटेंगे और जर्मनी और जापान की मैं मिसाल कई दफ़ा दे चुका हूँ जनाब स्पीकर, वो इंशाअल्लाह ये तमाम मिसालें हमारे सामने हैं। अल्लाह ने चाहा तो हम वो कश्ती ज़रूर हमारी अपना पार लगाएगा, अगर हम में इत्तेहाद रहा, हम में यकसुई रही और हम में ये जज्बा रहा कि हम लड़ेंगे मरेंगे लेकिन शिकस्त नहीं मानेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बनाएंगे। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खूब कर ले। नहीं ये शाने खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलो कर ले। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद। 10 मिनट का वक्फा किया जाता है जनाब। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उनका ये कहना था कि गुज़श्ता दौर में लाखों बेरोजगार हुए, फैसला किया था कि सियासत से बढ़कर रियासत को बचाना है। साबका दौर में कौम को दोनों हाथों से लूटा गया। हमें जानते थे, हमें मालूम था कि मौजूदा हालात में इक़्तिदार फूलों की सेज नहीं है, बहुत मुश्किल हालात हैं, लेकिन हमने बहरहाल मुश्किल हालात से ही